Hello friends, welcome back at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वो है एक essay knowledge and wisdom which is written by Bertrand Russell. इस essay को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे और इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो करेंगे. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. दोस्तों सबसे पहले जैसा हम जनरली हर वीडियो के साथ करते हैं, वी विल बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू द राइटर. बर्ट्रैंड रसल, ही इज अ वेरी ग्रेट नेम in the field of letters. Bertrand Russell was British philosopher, logician, social critic. फिलोसोफर थे, बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है फील्ड ऑफ फिलोसफी के अंदर. लॉजिशियन थे, एक सोशल क्रिटिक थे. ही वाज अ पैसिफिस्ट. एक पैसिफिस्ट वो पर्सन होता है जो एंटी वार होता है. इनका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड को एक इस नज़रिए से देखने का जिसके अंदर वार की कोई जगह ना हो. He is also regarded as one of the most influential thinkers of the world. इनके द्वारा प्रपाउंड की गई, इनके द्वारा प्रेजेंट की गई बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थियरीज का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है. His work covers vast range of topics. In fact, he has written on so many things. It includes logic, which is basically because he is a mathematician also. तो लॉजिक पे बात वो करेंगे ही, बट ऑल्सो ऑन एथिक्स. एथिक्स इज मूल्य, वो वैल्यूज जो सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाती हैं. पॉलिटिक्स, ह्यूमन हिस्ट्री, एवोल्यूशन, and he was awarded. Now this is interesting thing. Though he was from the field of philosophy and also somewhat he was a mathematician also, but he was awarded Nobel Prize in Literature in 1950 for in field of literature, mind you, for he was called the champion of humanity and freedom of thought. ये मेन उनका कंट्रीब्यूशन था. उनके जो राइटिंग्स थे, इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ थॉट ऑफ पीस, ह्यूमैनिटी के, इनके बारे में इन्होंने बात करी थी. अगर हम बात करें इनके जो मेजर वर्क्स हैं, उनकी जो सबसे इनका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्क है वो है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसके अंदर मैथ्स को इन्होंने एक फिलोसॉफिकल ढंग से एक्सप्लेन भी करा है. ये बुक इन्होंने पब्लिश करी थी, लिखी थी A.N. Whitehead के साथ. 3 different edition वर पब्लिश्ड. The ABC of Atoms, Unpopular Essays. Unpopular Essays इनका एक बहुत बहुत पॉपुलर कलेक्शन ऑफ एसेज है, जिसमें बड़े ही ल्यूसिड सिंपल स्टाइल के अंदर इन्होंने प्रेजेंट करे हैं अपने व्यूज रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी एंड इश्यूज रिलेटेड विद ह्यूमैनिटी. अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, विजडम ऑफ द वेस्ट, ये कुछ किताबें. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. Now, Russell's contribution to philosophy is worldly known, but he is also have a important place. इनका important स्थान है as an essayist. He is equally important क्योंकि इनके essays जो हैं वो present करते हैं एक बड़ा ही rational, एक बड़ा ही लॉजिकल व्यू, जिनसे हम बेसिक आर्ग्यूमेंट्स को समझ सकते हैं. ही इज acclaimed. इनकी प्रशंसा किस चीज के लिए की जाती है? हिज एबिलिटी टू एक्सप्रेस मोस्ट डिफिकल्ट आइडियाज, जो बहुत मुश्किल, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज होते हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल्स, एनालॉजीज, इनके मीडियम से वो एक कॉमन रीडर को भी समझा पाते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल एंड एलिगेंट लैंग्वेज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर इवन अ कॉमन रीडर. ये इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. बात करें हमारे प्रेजेंट एसे की, जिसका टाइटल नॉलेज एंड विजडम है, जो अपने आप में आइडिया देता है कि एसे किस बारे में. एक्चुअली दीज टू टर्म्स आर समटाइम्स टेकन टुगेदर सिनोनिमसली. इनको एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है. दैट इफ अ पर्सन हैज नॉलेज, द पर्सन मस्ट बी वाइज, ऐसा मान के चलते हैं. लेकिन रसेल इस एसे के अंदर
क्लियर करते हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1954 के अंदर, बेसिक राइटिंग्स ऑफ बर्ट्रैंड रसेल के अंदर। इसके अंदर रसेल अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं। डिस्टिंक्शन क्या, फाइन डिफरेंस है, अंतर है बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज अकॉर्डिंग टू रसेल इज जस्ट accumulation of facts. Now what is accumulation of facts? जब आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स का आपको मेमोराइज हो, आपको पता हो हाउ थिंग वर्क्स, कौन सी चीज कब बनी, किसने बनाई, कौन सी बुक किसने लिखी, वो उसकी समरी क्या है, दीज ऑल आर फैक्ट्स। अगर हम साइंस के फील्ड में बात करें तो बेसिक फंक्शंस, कैसे कौन काम करता है, कैसे चलता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, दीज ऑल आर accumulation of facts and information. Wisdom is something different. It requires a wide and deeper understanding, जिसके अंदर न केवल उस particular fact और information और concept के बारे में बात होती है, but its relevance, its significance, its value to the wider humanity. इसके कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज को काम को करने के दूरगामी परिणाम, व्हाट विल बी द लेटर रिपरकशन, इसको बोल सकते हैं हम, बाद में परिणाम क्या होगा। सो वी कैन से अ विजन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, तो इसको हम विजडम बोलते हैं। हाउ टू अप्लाई द नॉलेज इन द करेक्ट वे, इन थॉटफुल वे, सो दैट इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग गुड इट प्रोड्यूसेस हार्म, ऐसा नॉलेज नहीं होना चाहिए, जो रसेल इस ऐसे के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स के मीडियम से बताएंगे। दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये ऐसे का ही सीधी लाइंस है। मैं बड़ा इजी वे के अंदर कोशिश करूंगा समझाने में कि रसेल क्या कहते हैं, क्योंकि इन ऐसेज में से एक्सप्लेनेशन भी आती है, सो वी मस्ट नो इट लाइन टू लाइन। So he begins the essay. क्या शुरू करते हैं? Most people would agree that although our age far surpasses all previous ages in knowledge, there has been no correlative increase in wisdom. तो रसेल अपनी बात शुरू करते हैं ये बताते हुए कि इस बात पर तो सभी अग्री करते हैं, सहमत करते हैं। द मॉडर्न एज, 20th सेंचुरी जब ये ऐसे लिख रहे थे, सरपासेस, इट बीट्स, ये सबसे आगे है इन द लेवल ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज का जो स्तर है, जो नॉलेज का लेवल है, वो पिछली बहुत सारी एजेस की तुलना में निश्चित रूप से क्या है, ज्यादा है। दिस एवरीबॉडी विल एग्री। देयर हैज बीन नो कोरिलेटिव इंक्रीज इन विजडम। अगर एज आफ्टर एज, एक युग के दूसरे युग के बाद लगातार नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके, बट सेम थिंग कैन नॉट बी सेड अबाउट विजडम। विजडम के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कोरिलेटिव, मतलब जैसे 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 नॉलेज बढ़ रही है वैसे 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 विजडम भी बढ़ रही है। इस बात पे सब अग्री करेंगे, बट अग्रीमेंट सीजेस एज सून एज वी अटेम्प्ट टू डिफाइन विजडम। यहां तक तो सब अग्री करेंगे, लेकिन ये अग्रीमेंट सीजेस, लोग इस बात को मानने में तब हिचकिचाएंगे जब उनके सामने ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, नाउ व्हाट इज विजडम, डिफाइन विजडम, कि विजडम को आप डिफाइन, परिभाषित कैसे करेंगे, एंड कंसिडर मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इट। और अगर आप ये बता सके व्हाट इज विजडम, देन हाउ टू प्रमोट विजडम, विजडम को प्रमोट कैसे किया जा सकता है। I want to ask first what wisdom is. पहला क्वेश्चन रसेल का है कि विजडम क्या है, and then what can be done to teach it. और दूसरा इंपॉर्टेंट रसेल का क्वेश्चन या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विजडम क्या है, और विजडम हमें पता चल जाए क्या है तो हम क्या कर सकते हैं इस विजडम को जो यंगर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको सिखाने के लिए। Now there are, रसेल कह रहे हैं ऐसे में आगे, several factors that contribute to wisdom. रसेल के हिसाब से wisdom is not something singular. कोई ऐसी चीज नहीं है, एक चीज, एक फैक्टर जो डिफाइन कर सके what is wisdom. There are actually many factors. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं, ऐसे चीजें हैं जो विजडम को
कंट्रीब्यूट करती हैं विजडम को इंक्रीज करने में। और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक ऐसे कि ऑफ दीज, इन अलग अलग फैक्टर्स में से आई शुड पुट अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन। सबसे ऊपर रसेल किसको स्थान देते हैं? अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इज काइंड ऑफ हार्मनी। हार्मनी मतलब संतुलन, सभी चीजों के अंदर एक बैलेंस होना। व्हेन अ पर्सन हैज विजडम, दैट पर्सन नोज व्हाट इज द प्रॉपर बैलेंस इन डूइंग और थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। आगे डिफाइन कर रहे हैं द कैपेसिटी। व्हाट इज सेंस ऑफ प्रपोर्शन? द कैपेसिटी, हमारे अंदर ये एबिलिटी होना टू टेक अकाउंट, कि हम कंसिडर कर सकें। टेक अकाउंट का मतलब है हम अपने ध्यान में ला सकें, हम सोच सकें ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं इन अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके द्वारा हम न केवल उस प्रॉब्लम को हाथों हाथ सॉल्व करें, बल्कि उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन सबको हमने कंसिडर कर लिया है टू अटैच टू ईट इट्स ड्यू वेट। और इस सॉल्यूशन में कहीं ऐसा ना हो कोई सिग्निफिकेंट पार्ट को हम वो वेट, वो ध्यान, वो महत्व ना दे जो दिया जाना चाहिए। दिस इज विजडम। रसेल खुद भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स देंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम के अंदर आपके पास कॉपी नहीं है या स्टेशनरी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। नॉलेज आपको सिर्फ ये बताएगा कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है। यू कैन बाय अ न्यू कॉपी, यू कैन बोरो फ्रॉम सम फ्रेंड। विजडम ये बताएगा कि ये करने से इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। मान लो आपने हाथों हाथ एक ऐसी कॉपी खरीद ली जिसकी पेपर क्वालिटी बहुत पुअर है, तो आप जब एग्जाम में लिखने के लिए बैठोगे तो इंक जो है वो ट्रेस होगी। मान लो आपने किसी फ्रेंड से बोरो कर ली और उस कॉपी को बोरो करने के बाद पता चला उस कॉपी में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं और एग्जामिनर आ गया वहां पर, वो आपको चीटिंग में पकड़ ले। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो सबको वेट देना पड़ता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विजडम। सो रसेल के हिसाब से दिस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। इस तरह से जब हम सॉल्यूशन सोचते हैं, थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में सोचते हैं, ये मुश्किल होता जा रहा है देन इट यूज्ड टू बी। क्यों? पहला जो समय था थिंग्स वर क्वाइट सिंपल। हर चीज की टेक्नोलॉजी, हर चीज का जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स था वो बहुत सिंपल था। बट owing to the extent and complexity of the specialized knowledge, आज जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, हर फील्ड से जुड़ा हुआ एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एसओपीज है, हर चीज को करने के तरीके बदल गए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, ऑफ दिस रिक्वायर्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टेक्नीशियंस। तो ये जो टेक्नीशियंस होते हैं, एक टेक्नीशियन जो केवल एसी हैंडल करता है, एक केवल वॉशिंग मशीन, एक केवल टीवी, एक केवल दूसरा कोई अप्लायंस करता है। और तो इन क्योंकि सबकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, उनके पास नॉलेज तो है लेकिन उनके अंदर ये विजडम नहीं है कि मेरा ये काम करने से बाकी चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा। सपोज देखिए, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल, यू आर एंगेज्ड इन अ रिसर्च इन साइंटिफिक मेडिसिन। मान लो आप एक रिसर्चर हैं, आप शोध कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी मेडिसिन के ऊपर जो एक बड़ी बीमारी को खत्म करेगी। Work is difficult, obviously, and it is likely to absorb the whole of your intellectual energy. जब आप इतना गहन शोध करते हो, जब इतना डीप रिसर्च करते हो, जो भी आपका इंटेलेक्चुअल एनर्जी है वो सारा उसमें चला जाएगा। You have not time to consider the effect. अब आपको केवल ध्यान किस चीज पर है आपका, कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए और इसके इफेक्ट क्या होंगे। केवल
प्रॉब्लम दूर होगी ये नहीं, इसके अलावा इसके इफेक्ट क्या होंगे उस पर आपका ध्यान नहीं है। योर डिस्कवरी और इन्वेंशन जो आप करोगे मे हैव आउटसाइड द फील्ड ऑफ मेडिसिन। देखिए मेडिसिन का जो पर्पज है वो तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मेडिसिन से परे भी क्या कोई परिणाम हो सकता है इसका आपने जायजा नहीं लिया। यू सक्सीड as modern medicine has succeeded in enormously lowering the infant death rate। एक एग्जांपल से वो बता रहे हैं, मान लो ऐसा हुआ कि आप सफल हो गए किस चीज में, जो वो बता रहे हैं कि सफल हो भी चुके हैं, enormously reducing, आपने बड़े इंपैक्ट से रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है इन्फेंट डेथ रेट। इन्फेंट डेथ रेट का मतलब है शिशु मृत्यु दर, जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, छोटे बच्चे बहुत कम एज के अंदर फॉर वेरियस रीजंस उनकी डेथ हो जाया करती थी। फिर हमने तरह तरह के वैक्सीन्स बनाए जिनसे उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट थी, उनकी जो डेथ रेट थी वो कम होती चली गई और ज्यादा बच्चे लंबा जीवन जीने लगे। नॉट ओनली इन यूरोप जहां पर डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए, एंड अमेरिका, बट आल्सो इन एशिया एंड अफ्रीका। तो मेडिसिन ने अपना काम कर दिया, नॉलेज ने अपना काम कर दिया, उसने डेथ रेट को रिड्यूस कर दिया। दिस हैज एंटायरली अनइंटेंडेड रिजल्ट। लेकिन जब एशिया और अफ्रीका के अंदर डेथ रेट की जो रिड्यूस हुई, इसका मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो जीवन की बढ़ने की दर थी, उससे क्या हुआ, अनइंटेंडेड, ये सोचा ही नहीं था, इसका परिणाम ये भी निकल सकता है फूड सप्लाई इनएडिक्वेट, क्योंकि खाना तो उतना ही हो रहा था। पहले क्या होता था, शिशु मृत्यु दर होने से वयस्क लोगों की संख्या कम थी और भोजन पर्याप्त था। अब क्योंकि ज्यादा शिशु वयस्क बन रहे थे, एडल्ट बन रहे थे, तो इसका मतलब देयर वर मोर माउथ्स टू फीड, ज्यादा लोग थे जिनको खाना करना था और अन्न का उत्पादन इतना नहीं था, लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द मोस्ट पॉपुलस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के सबसे सघन जनसंख्या वाले देश थे, उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ फूड था, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी, वो डाउन हो गई। एक और एग्जांपल हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने बहुत तरह तरह के केमिकल्स यूज करे, जिनसे प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया, फसल क्रॉप का जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा हो गया यील्ड। लेकिन उन केमिकल्स जब वो बहते बहते पानी के अंदर नदियों में गए और हमारे जीवन के अंदर दैनिक उपभोग में आने लगे, हम उनको कंज्यूम करने लगे, देन वी फेस फॉर वेरियस अदर डिजीजेस। तो ये चीजें बताती हैं कि खाली नॉलेज होने से हम ये नहीं कह सकते कि हम वाइज भी हो गए हैं। टू टेक एन इवन मोर स्पेक्टेक्युलर एग्जाम्पल, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, अगर इससे भी बड़ा एक स्पेक्टेक्युलर एग्जाम्पल लें विच इज इन एवरीबॉडीज माइंड। देखिए ये जब ऐसे लिखा गया था, उससे कुछ समय पहले ही अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम यूज करा था, विच रिजल्टेड इन अ ग्रेट नंबर ऑफ डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये उस समय सब लोगों के दिमाग में था, यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द एटम। किसी एक साइंटिस्ट ने, शायद ओपेनहाइमर उनका नाम था, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करा, डिसइंटरेस्टेड डिजायर फॉर नॉलेज। केवल आपके मन में कोई इंटेंशन, कोई आपके मन में प्लान, पर्पस नहीं था, आप केवल जानना चाहते थे कि कण की संरचना, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड इंसिडेंटली, और इसी प्रोसेस के अंदर, प्लेस इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल ल्यूनेटिक्स, पावरफुल, जिनके पास पावर भी थी और जो सत्ता के नशे में, पावर के नशे में पागल थे, उनके हाथों में आपने क्या सौंप दिया, द मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन रेस। उन्होंने इस एटम स्ट्रक्चर की नॉलेज का यूज एटम बॉम्ब को बनाने में करा, जिसका काम उन्होंने लिया एक बड़े मात्रा में। अगर एटम स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं किया होता, अगर इस बारे में जानकारी नहीं ली होती, तो शायद एटम बम नहीं होता। एक्चुअली रसेल ये बताना चाहते हैं कि अगर एक महान साइंटिस्ट है, वो केवल नॉलेज के पीछे है और अगर वो वाइज नहीं है, तो ऐसा साइंटिस्ट एक्सीडेंटली, बिना इंटेंशन के, वर्ल्ड को और ज्यादा डेंजर में ला सकता है। इन सच वेज
ऐसे तरीकों के अंदर, जैसे दो एग्जांपल लिए, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, मे बिकम हार्मफुल, वो और ज्यादा हार्मफुल बन जाता है अनलेस इट इज कंबाइंड विद विजडम। तो इसीलिए कहते हैं प्रपोर्शन, बैलेंस होना चीजों का, विजडम इन द सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव विजन। कॉम्प्रिहेंसिव विजन का मतलब क्या है कि विजडम को हम देख रहे हैं पूरा डिटेल के अंदर किसी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके जो बाद में होने वाले प्रभाव हैं, उनको समझ रहे हैं। इन इज नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट इन द स्पेशलिस्ट इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। वो स्पेशलिस्ट, वो साइंटिस्ट, वो एक्सपर्ट जो नॉलेज के परस्यूट में हैं, हो सकता है उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव विजन भी हो। Comprehensiveness alone, however, is not enough to constitute wisdom. तो comprehensiveness या फिर sense of proportion, ये एक important factor है, but this is not alone can make a person wise. There must be a certain awareness of the ends of human life. गांधी जी ने या और बड़े बड़े लोगों ने, महात्माओं ने जो ये बात कही है, ends of life, जीवन का मूल्य या जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अगर हम ह्यूमन रेस को वाइज बनाना चाहते हैं। दिस मे बी इलस्ट्रेटेड बाय द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का अगर अपन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा हमें, नॉलेज और पावर तो बहुत जनों के पास थी, लेकिन जिसने भी इग्नोर करा किसको, एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को, उसकी नॉलेज ह्यूमन लाइफ के लिए ही डेंजर बनकर आई। मैनी एमिनेंट हिस्टोरियंस, बड़े बड़े फिलोसोफर्स और एमिनेंट हिस्टोरियंस ने हार्म ज्यादा किया है, गुड कम किया है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स को, नॉलेज को कैसे देखा, डिस्टॉर्टिंग मीडियम ऑफ देयर ओन पैशंस। उन्होंने एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्यों को तो इग्नोर करा, डिस्टॉर्टिंग अपना ही एक पैशन कि यस आई थिंक दिस इज राइट बिकॉज आई थिंक दिस इज बेटर देन अदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने स्टडी करा। एग्जाम्पल दे रहे हैं वो जर्मन फिलोसोफर हीगल का, जिन्होंने एक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री दी विच डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। जो फर्स्ट क्वालिटी थी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। हीगल की जो स्टडी थी हिस्ट्री की, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस में कहीं कमी नहीं थी। इट स्टार्टेड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम एंड कंटिन्यूड इनटू एन इनडेफिनिट फ्यूचर, मींस पूर्ण रूप से कॉम्प्रिहेंसिव, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन से लेकर फ्यूचर तक का उन्होंने काम किया होता है। सो क्या हीगल इस डिटेल नॉलेज, इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ वाइज बन गए? बट the chief lesson of history which he sought to inculcate, अपनी पूरी स्टडी से, अपनी पूरी accumulation of knowledge से, इस नॉलेज को जो इकट्ठा करा, उनका जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो क्या था? टू शो, टू प्रूव, टू इनकलकेट, लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना फ्रॉम द ईयर 400 AD, मीन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन डाउन टू हिज ओन टाइम। जब वो हीगल ये काम कर रहे थे, तब तक जर्मनी हैड बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन एंड स्टैंडर्ड बियर ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। ये है डिस्टॉर्टेड विजन, जिसके अंदर हीगल ने पूरी दुनिया और उसके विकास को केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, दैट जर्मनी एंड जर्मन्स आर सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उन्होंने एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ को ध्यान में नहीं रखा, कॉम्प्रिहेंसिव जरूर थी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस जरूर उनके अंदर थी। सो वी कैन इजीली से हीगल वाज नॉलेजेबल बट ही वाज नॉट अ वाइज पर्सन। परहैप्स वन कुड स्ट्रेच द कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवनेस रखनी है तो उसके साथ आपको एक और चीज रखनी चाहिएगी, उसके अंदर आपको शामिल करना पड़ेगा विजडम टू इंक्लूड नॉट ओनली इंटेलेक्ट बट आल्सो फीलिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक पर्सन
कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ विजडम को इंक्लूड करना चाहता है तो केवल इंटेलेक्ट नहीं, उसे फीलिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. इट इज बाय नो मीन्स अनकॉमन. नो मीन्स अनकॉमन, इट इज वेरी कॉमन. बहुत कॉमन है टू फाइंड मैन. दुनिया में ऐसे लोगों को ढूंढना हुज नॉलेज इज वाइड, जिनके पास फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन का जबरदस्त भंडार है, बट हुज फीलिंग्स आर नैरो. लेकिन वो लोग मन में भावनाओं क्या उनमें अभाव है. सच में लैक what I call wisdom. They may be knowledgeable like Hegel, but they lack proper wisdom. Next point जो रसेल का है कि we are talking about wisdom, तो we are not only talking about public ways, जो पूरी जनता के लिए जरूरी हो, जो पूरी पब्लिक के लिए जरूरी हो, केवल उसी सेंस में नहीं. इन प्राइवेट लाइफ इक्वली विजडम इज नीडेड. हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ है, हमारा जो प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी विजडम की उतनी ही रिक्वायरमेंट है. इट इज नीडेड इन द चॉइस ऑफ एंड्स. हम क्या फॉलो करना चाहते हैं, हमारे एम्स और गोल्स क्या हैं, टू बी परस्यूड, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं. इन इमेनिसिपेशन फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडाइज. देखिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा अंदर तक भरा होता है. जैसे जैसे हम वाइज होते जाते हैं, हम इमेनिसिपेट होते रहते हैं, हम फ्री होते जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं प्रेजुडाइसेस से. हम हर चीज को एक प्रोपोर्शन, एक बैलेंस के साथ देखते हैं. इवन एन एंड, अगर हम कोई ऐसा एंड अपने लिए एम या उद्देश्य सोचें, इट वुड बी नोबल टू परस्यू. जिसको परस्यू करना, जिसको फॉलो करना बहुत नोबल होगा इफ इट वर अटेनेबल. अगर उसको हम अटेंड कर सके, मे बी परस्यूड अनवाइजली इफ इट इज इनहेरेंटली इम्पॉसिबल ऑफ अचीवमेंट. आपके दिमाग में ऐसा कोई एंड उद्देश्य हो कि अगर ये उद्देश्य पूरा हो जाए तो संपूर्ण मानवता का भला होगा. इस अच्छी नोबल सोच के साथ अगर आप कोई एंड अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप अनवाइज कहलाओगे जब आप ये नहीं समझ पाओगे कि जो आप करना चाहते हो दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव. फॉर एग्जाम्पल, रसेल बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं. मैनी मैन इन पास्ट एजेस. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी टू सर्च फॉर द फिलोसोफर्स स्टोन एंड द एलिक्सिर ऑफ लाइफ. फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर लाइफ, ये दोनों एक मिथिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. फिलोसोफर स्टोन वो पत्थर है जिसके स्पर्श से, जिसके टच से कोई भी चीज गोल्ड में चेंज हो जाती है. एलिक्सिर ऑफ लाइफ एक स्पेशल वाटर या कॉन्कटमेंट है, एक स्पेशल मिक्सचर है जिसको पीते ही आदमी इमॉर्टल, अमर हो जाता है. इट इज इम्पॉसिबल ऑफ अचीवमेंट. और इसके लिए कितना नोबल है कि अगर ऐसा हो जाएगा दुनिया से कष्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अनवाइज है ऐसे किसी भी गोल को फॉलो करना. इफ दे कुड हैव फाउंड देम, अगर उन्होंने उसको ढूंढ लिया होता, दे वुड कन्फर्ट ग्रेट बेनिफिट्स. निश्चित रूप से दुनिया बहुत बढ़िया हो जाती, हम सब ताली बजाते उनके लिए. बट एज इट वाज, लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं था. तो क्या हुआ? देयर लाइव्स वर वेस्टेड. इसकी बजाय वो किसी दूसरे काम में अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने टैलेंट को लगाते तो कहीं ज्यादा बेटर काम होता. टू डिसेंड टू लेस हीरोइक मैटर्स. रसेल एक और सुंदर एग्जाम्पल से पर्सनल प्रेजुडिसेस और किस तरह से हमारे जीवन के अंदर हम अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते हैं वो समझाते हैं. कंसिडर द केस ऑफ टू मैन. दो आदमियों की वो बात करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, हु हेट ईच अदर. दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं थ्रू म्यूचुअल हेट्रेड, क्योंकि उनकी म्यूचुअल, परस्पर एक दूसरे से हेट्रेड है. ब्रिंग ईच अदर टू डिस्ट्रक्शन. दोनों का प्रयास रहता है कि वो एक दूसरे को बर्बाद कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें. सपोज अब आप क्या करते हो, यू गो टू मिस्टर ए के पास जाते हो एंड से व्हाई डू यू हेट मिस्टर बी. क्या रीजन है कि आप मिस्टर बी से नफरत करते हो? ही विल नो डाउट गिव यू एन अपॉलिंग लिस्ट ऑफ मिस्टर बीज वाइसेस. ए आपको बताएगा मिस्टर बी के अंदर ये पूरी लिस्ट है वाइसेस, उसकी गलतियों की, उसके पापों का, उसकी कमियों की, अपराधों का. ऐसी लिस्ट दे देगा कि बताओ फिर मैं नफरत करूं या ना करूं. पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स. कुछ हो सकता है उसमें सही हो और कुछ मनमाने तरीके से बताई हुई हो.
नाउ यू सपोज गो टू मिस्टर बी, अब आप मिस्टर बी के पास जाते हो, ही विल गिव यू एग्जैक्टली सिमिलर लिस्ट अबाउट मिस्टर ए। वो आपको बताएंगे वो ए से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये कमियां या ये उनके अंदर वाइसेस है, अब बुराइयां हैं। तो आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ए ने जो बी की बताई है और बी ने जो ए की बताई है वो ऑलमोस्ट सेम है, विद एन इक्वल एडमिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, दोनों केसेस में होगा। सपोज नाउ यू कम बैक टू मिस्टर ए और मिस्टर ए को ये बताओ कि आपको जानकर हैरानी होगी जो बुराइयां आप मिस्टर बी में देखते हो वही की वही बुराई, सेम थिंग्स वो आप में देखता है। तो यू गो टू मिस्टर बी और उसको आप यही चीज बताओगे। फर्स्ट इफेक्ट विल बी ऑफ डिसबिलीफ, दे विल बी इंक्रीज देयर म्यूचुअल हेट्रेड। अच्छा मेरे बारे में ऐसा कहता है, ये कहता है, और भी ज्यादा वो हो जाएगी, सिंस ईच विल बी हॉरिफाइड, दोनों इस बात से डर जाएंगे अदर्स इनजस्ट, दूसरा कितना गलत उनके बारे में सोचता है। परहैप्स, लेकिन if you have sufficient patience and sufficient persuasiveness, अगर आप में पेशेंस है, आप आराम से सोचते हो, persuasiveness, दोनों को समझाते हो कि आप दोनों कुछ सच और कुछ झूठ बोल रहे हो, you may succeed in convincing each other, दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी को शायद आप कन्विंस कर सको, अदर हैज ओनली द नॉर्मल शेयर ऑफ ह्यूमन विकेडनेस, जितनी आपके अंदर उतनी ही दूसरे में भी वो विकेडनेस है, एंड दैट देयर एनिमिटी इज हार्मफुल टू बोथ, आप एक दूसरे से जो शत्रुता रखते हो वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। इफ यू कैन डू दिस, आप अगर धैर्य से, अगर अपनी समझाइश से इस चीज में सफल हो जाते हो, यू विल हैव इंस्टिल्ड सम फ्रेगमेंट ऑफ विजडम, तब आपने उन दोनों के अंदर कुछ विजडम इंस्टिल कर दिए। दिस इज हाउ वी बिकम वाइज, इस तरीके से हम वाइज बनते हैं। दिस इज द प्रोसेस, आप विजडम को इंस्टॉल कर सकते हो। विजडम के लिए बेसिकली पेशेंस और परसुएसिवनेस होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट रसेल बोलते हैं, द एसेंस ऑफ विजडम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनफैक्ट पूरे ऐसे की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, द एसेंस ऑफ विजडम इज इमेंसिपेशन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द टिरानी ऑफ हियर एंड नाउ। देखिए क्या है इस लाइन का मतलब। एसेंस ऑफ विजडम, जो सार है विजडम का, या विजडम का जो मेन बेस है, इमेंसिपेशन है, फ्री होना है, मुक्ति है, किससे, जितनी पॉसिबल हो। देखिए रसेल इज क्वाइट क्लियर, उनके दिमाग में बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर है कि पूर्ण रूप से ये अचीव नहीं किया जा सकता। क्या? टिरानी ऑफ हियर एंड नाउ। व्हाट इज हियर? द प्रेजेंट प्लेस वेयर अ पर्सन इज, नाउ द प्रेजेंट टाइम। कहने का मतलब है हम जिन चीजों से वर्तमान में अभी जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमें सोचना छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस आएगी, तभी तो हम सभी के बारे में सोच सकेंगे। अगर हम केवल हियर एंड नाउ के बारे में सोच रहे हैं, देन ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू अस। हम के फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, हम पास्ट नहीं देख पा रहे हैं, यही वो आगे कह रहे हैं। देखिए इट इज, वी कैन नॉट हेल्प द इगोइज्म ऑफ आवर सेंसेस। इसका मतलब ये है हमारी जो सेंसेस हमें परसीव कराती हैं, जो सेंसेस से हम चीजें देखते हैं, समझते हैं, छूते हैं, उनका इगोइज्म, उनसे जो हम जजमेंट बनाते हैं, उनसे हम जब किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उससे हम एस्केप नहीं कर सकते। उसी के द्वारा हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, राइट, रॉन्ग। Sight and sound and touch are bound up, ये सारे बहुत क्लोजली हमारे जुड़े हुए हैं। Our bodies, हमारे शरीर, because it is only through our bodies that we perceive sight and sound. Eyes से sight, ears से sound, touch cannot be impersonal. देखिए विजडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इम्पर्सनल होना। जब हम खुद के प्रेजुडिसेस, खुद के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यूज को साइड में रखकर सोच सकें, लेकिन ये सारी चीजें हमारे को रोकती हैं ऐसा करने में।
आवर इमोशंस स्टार्ट सिमिलरली फ्रॉम आवर सेल्फ। ये इमोशन, ये फीलिंग्स, इससे पहले कि हम दूसरे के बारे में सोचें, पहला हम क्या करते हैं, खुद के जजमेंट, खुद की वैल्यूज के बारे में सोचते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से वो इसको क्लियर करते हैं। एन इन्फेंट फील्स हंगर और डिस्कंफर्ट एट इज अनअफेक्टेड एक्सेप्ट बाय हिज ओन फिजिकल कंडीशन। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है या फिर वो अनकंफर्टेबल फील करता है, वो रोना शुरू कर देता है जब तक उसका वो प्रॉब्लम क्लियर ना हो। बच्चा क्या ये सोचता है कि इस टाइम मेरे मदर या फादर के लिए या फैमिली के लिए ये चीज करना पॉसिबल है या नहीं है? नो, ही इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ। बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि यस, देयर मे बी माय पर्सनल प्रॉब्लम, मेरा हो सकता है व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, बट फॉर माय पेरेंट्स इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हिज हॉराइजन वाइडन्स, वो देखने लगता है कि और भी चीजें हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रपोर्शन एज हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बारे में थोड़ा कम सोचने लगता है, लेस पर्सनल होता है, लेस कंसर्न विद हिज ओन फिजिकल स्टेट्स। कई बार भूख लगती है लेकिन उसको पता है कि अभी पॉसिबल नहीं है हाथों हाथ खाना आना, तो किसी तरह से वो एडजस्ट करता है। ही अचीव्स ग्रोइंग विजडम। हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी आ गई है, विजडम आ गई है। दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। यही केस क्या होता है, मैटर ऑफ डिग्री। मैटर ऑफ डिग्री मींस हर इंसान में सिमिलर लेवल पर और सिमिलर स्टेज पे नहीं होता, अलग अलग होता है। नो वन कैन व्यू द वर्ल्ड विथ कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। ये तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से इग्नोर कर दो, आप अपने आप को टोटल पार्ट ऑफ द होल मान के चलो, अपना कोई पर्सनल व्यू ना रखो, ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड इफ एनीवन कुड बी, अगर हम ऐसे हो भी जाएं, इम्पार्शियल हो भी जाएं, he would hardly be able to remain alive, क्योंकि पर्सनल ओपिनियंस, फीलिंग्स, व्यूज भी उतने ही जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए, बिकॉज दे मेक अस फील गुड। और अगर हम बिल्कुल इम्पार्शियल हो जाएंगे, शायद हमें ये दुनिया में रहने लायक समझेंगे ही नहीं हम इस दुनिया को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक ऑब्जेक्टिव व्यू ना रखें। इट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है। मेक अ कंटिन्यूड अप्रोच, हम धीरे धीरे अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाएं टुवर्ड्स इम्पार्शियलिटी। जितनी मैक्सिमम हो सकता है हम अपने व्यूज को इम्पार्शियल करें। ऑन द वन हैंड कैसे करें, ये जानते हुए थिंग्स समवॉट रिमोट इन टाइम और स्पेस, हियर एंड नाउ से परे जाना है ना, तो हमें चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जो अभी यहां से रिमोट, दूर हैं, इन टाइम एंड स्पेस। चाहे वो समय में हमसे दूर है, मतलब फ्यूचर और पास्ट, चाहे स्पेस हमारे प्लेस से दूर है, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड बाय गिविंग टू सच थिंग्स देयर ड्यू वेट इन आवर फीलिंग्स। जब हम इन चीजों के बारे में सोचें तो हाँ, हम अपने बारे में, अपने स्वार्थ, अपनी फीलिंग्स के बारे में प्रॉपर वेट दें, लेकिन उनको भी उचित अनुपात दें, उनको भी प्रॉपर जगह दें। तब हम कह सकते हैं दिस अप्रोच, अगर ये अप्रोच हम लाइफ में अपनाएंगे टुवर्ड्स इम्पार्शियलिटी, दैट कंस्टिट्यूट्स ग्रोथ एंड विजडम, तब हम कहेंगे कि यस, वी आर बिकमिंग वाइजर डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, डिग्री बाय डिग्री। हम ये मान सकेंगे धीरे धीरे हम मैच्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रसेल के माइंड में आता है, कैन विजडम इन दिस सेंस बी टॉट? जब उनको ये पता चल गया, रसेल ये कहते हैं कि चलो हमने ये तो डिफाइन कर लिया, हाउ कैन अ पर्सन बिकम वाइज, कैसे हम वाइज हो सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या वाइज, ये विजडम जो है, ये पढ़ाया सिखाया जा सकता है? एंड इफ इट कैन, और अगर ऐसा हो सकता है, शुड द टीचिंग ऑफ इट बी वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन? क्या एजुकेशन के मेन एम्स जो होते हैं, नॉलेज तो है ही, क्या उसका ये एम भी होना चाहिए कि इस विजडम को इंस्टिल करना? आई शुड आंसर बोथ द क्वेश्चंस इन एफर्मेटिव। तो रसेल का मानना है कि यस, बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर। पहला तो वो कहते हैं यस,
दिस सेंस ऑफ विजडम कैन बी टॉट, और फिर वो कहते हैं यस इट शुड बी वन ऑफ द एम्स ऑफ द एजुकेशन। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, वी आर टोल्ड ऑन संडेज, यहां पर क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम चीज को। जो क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले धार्मिक व्यक्ति हैं, हर संडे को वो चर्च में जाते हैं और सरमन होता है, वहां के प्रीस्ट जो होते हैं वो एक सरमन, जिसको हम धार्मिक उपदेश कह सकते हैं, वो देते हैं। वी शुड लव आवर नेबर्स एज अवर सेल्फ। बाइबल की एक प्रसिद्ध उक्ति, लव दाई नेबर, यहां कहने का जो सेंस है, हमें संडे को यह सिखाया जाता है सर्मन्स के अंदर कि वी शुड ट्रीट आवर नेबर्स लाइक आवर सेल्फ, वी शुड लव आवर नेबर्स, और देयर शुड बी नो हेट बिटवीन अस एंड देम, हमारे बीच में कोई नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर 6 days ऑफ वीक, ये तो चर्च की बात है, बाकी 6 दिन जब हम रियल वर्ल्ड के अंदर होते हैं, प्रैक्टिकल चीजों से डील कर लेते हैं, वी आर एग्जॉर्टेड टू हेट। तब हम अचानक क्या करने लगते हैं, अपने नेबर्स से, चाहे वो हमारे घर के नेबर्स हो, चाहे वो हमारे स्टेट के नेबर्स हो, चाहे वो हमारे रिलीजियस अदर जो दूसरा है, चाहे वो पड़ोसी देश है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो पड़ोसी वास्तव में पड़ोसी है, एग्जॉर्टेड, हमें लगातार कोई ना कोई रीजन दिया जाता है दैट वी शुड हेट देम। बट यू विल रिमेंबर, बड़ी मजेदार बात कहते हैं रसेल, कि आपको यह ध्यान रखना होगा, जो ये प्रिसेप्ट के लव दाई नेबर, ये जो सीख थी इज एग्जेम्प्लीफाइड, इसको बाइबल में किसके माध्यम से समझाया गया था, सेइंग दैट द समैरिटन वाज आवर नेबर। देखिए, जो क्रिश्चियंस थे उनके स्टार्टिंग के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट राइवल थे, बल्कि एनिमीज थे, एक तो ज्यूज और दूसरे समार्टियंस। समार्टियंस एक रेस थे, और ताकि क्रिश्चियन लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा दुर्भावना नहीं हो, तो बाइबल में लिखा कि आपका नेबर समार्टियन है और आपको उसके प्रति आपके मन में हेट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वी नो लॉन्गर हैव एनी विश टू हेट समार्टियंस, वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, दुनिया अब उस तरह की नहीं है। दुनिया में अब ज्यूज, क्रिश्चियनिटी और समार्टियन से कहीं अलग एक ऑर्डर है, कहीं अलग एक व्यवस्था है। तो हमारे मन में अब कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हमें, जैसे आज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए, एक समय था जब भारत में आर्य, अनार्य, द्रविड़, अलग अलग सभ्यताओं के बीच में तरह तरह के संघर्ष हुआ करते थे। अब आज आर्य और अनार्य का जो भेद है हमारे पास है नहीं। तो अगर हम ये कहें आर्य और अनार्य दोनों भाई हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वी आर एप्ट टू मिस द पॉइंट ऑफ द पैरेबल। पैरेबल इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। तो जो इस पैरेबल का मेन पॉइंट था वही हमने मिस कर दिया। यहां बात आर्य अनार्य, यहां बात क्रिश्चियन और समार्टियन से रिलेटेड नहीं है। इफ यू वांट टू गेट दिस पॉइंट, अगर आपको उसके एसेंस को समझना है, उसके पॉइंट को समझना है, यू शुड सब्स्टिट्यूट कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट एज द केस में बी। जैसे हिंदू और मुस्लिम, आर्य और अनार्य के बजाय हिंदू और मुस्लिम, अगड़े और पिछड़े, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, इस तरह से नॉर्थ और साउथ, इंडिया और पाकिस्तान, इस तरह के एलिमेंट को अगर हम रिप्लेस कर दे पुरानी इस कहानी के अंदर, तब हमें तुरंत पता चल जाएगा, इट माइट बी ऑब्जेक्टेड। आप तुरंत कहेंगे दैट इट इज राइट टू हेट दोज हु डू हार्म। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, समार्टियन वाली बात सही थी, अनार्य वाली बात सही थी, वी शुड लव देम। लेकिन हम अपने प्रेजेंट में जो हमारे एनिमी है उनसे हाउ कैन वी लव देम? ये तो जरूरी है कि उनसे हेट करें, बिकॉज दे डू हार्म टू अस, वो हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। समार्टियन वाली बात तो गई, तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनसे हम कैसे हेट ना करें? लेकिन रसेल ऐसा कहते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। इफ यू हेट देम, क्योंकि आपको लगता है वो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो आप उनसे अगर हेट करते हैं, इट इज ओनली टू लाइकली, तो इस बात का भी पूरा संभावना है यू विल बिकम इक्वली हार्मफुल। आप भी उतने ही हार्मफुल बन जाओगे। जितना आप उनको हार्मफुल समझकर हेट करते हो, आपके मन में हेट है, तो आप भी हार्मफुल बन जाओगे। इट इज वेरी अनलाइकली, और इस बात का कोई चांस नहीं है यू विल इंड्यूस देम, क्या आप उनको इंड्यूस कर सकोगे, प्रेरित कर सकोगे, प्रभावित कर सकोगे
abandon their evil ways, कि वो अपनी बुराई को छोड़ दें, क्योंकि hatred of evil, बुराई के प्रति जो नफरत है, is a kind of bondage to evil. Very important line. आप स्वयं उस evil के दास बन गए हो। उस बुराई को दूर करने की जगह, उस बुराई को समझकर हटाने की जगह, अगर आप बुराई के शत्रु हैं, बुराई के प्रति आपके मन में नफरत है, इसी के साथ बुराई करने वाले के प्रति आपके मन में नफरत है, तो आप स्वयं भी उसी बुराई के दास हैं। द वे इज आउट, आप इसको ठीक कर सकते हो थ्रू अंडरस्टैंडिंग, नॉट थ्रू हेट। जो पहले उन्होंने ए और बी वाले एग्जाम्पल से समझाया था, जो म्यूचुअल हेट्रेड है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, आपसी परस्पर अविश्वास है, उसको दूर करने का तरीका अंडरस्टैंडिंग है, हेट नहीं है। रसेल आगे बताते हैं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का विरोध न करना, किसी चीज के प्रति आवाज ना उठाना। तो रसेल कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपने शत्रु, जो आपको लगता है आपका शत्रु है, उससे आप प्यार करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका विरोध ना करो, बट आई एम सेइंग, लेकिन रसेल कहते हैं रेजिस्टेंस, अगर विरोध करना है, अगर प्रतिरोध करना है, अगर डट के खड़े होना है, इफ इट इज टू बी इफेक्टिव, और आप चाहते हो कि उसका जो प्रभाव है वो इफेक्टिव हो, प्रिवेंटिंग करने में, रोकने में, स्प्रेड ऑफ इविल, बुराई को बढ़ने से रोकने में अगर आपका रेजिस्टेंस प्रभावी करना चाहते हो, इट शुड बी कंबाइंड। तो आपके रेजिस्टेंस के अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, योग होना चाहिए, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें अंडरस्टैंडिंग की डिग्री लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट डिग्रीज ऑफ फोर्स, और जबरदस्ती की जो डिग्री है, लेवल है, वो मिनिमम होना चाहिए। ये एक कॉम्बिनेशन अगर आपने अचीव कर लिया, दैट इज कॉम्पेटिबल। और वो किसके लायक होना चाहिए? सर्वाइवल ऑफ द गुड थिंग्स, जिसमें बची रह जाएं, जिसमें खत्म ना हो वो सारी अच्छी चीजें, दैट वी विश टू प्रिजर्व, जो हम इस दुनिया के अंदर प्रिजर्व रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं। जब आप अधिकतम समझ और न्यूनतम संघर्ष या न्यूनतम दबाव या न्यूनतम फोर्स को यूज करते, और साथ ही में आप बुराई का विरोध करते हो और उन सारी अच्छी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हो जो इस संसार के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कंपलसरी है, तब इफेक्टिव रहेगा ये वे। इट इज कॉमनली अर्ज्ड, ये जनरली ऐसा माना जाता है, दैट अ पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो दृष्टिकोण प्रेजेंट किया गया है, आई हैव बीन एडवोकेटिंग, इज इनकॉम्पिटेबल, वो उचित नहीं है, या वो साथ मेल उसका नहीं बैठता है विद द विगर इन एक्शन। आज का समय जो है वो एक्शन को डिमांड करता है, विगर को डिमांड करता है। तो ऐसा बहुत सारे जने कहते हैं आप जो बात कह रहे हो वो कोई बहुत ज्यादा उसका फ्रूट नहीं निकलेगा, कोई बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। आई डू नॉट थिंक हिस्ट्री बियर्स आउट दिस व्यू। लेकिन इतिहास को आप देखोगे, जो एक्शन के पक्षधर लोग हैं, जो एक्शन को फेवर करते हैं ओवर अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री शो करती है कि वो भी कभी सही साबित नहीं हुए। क्वीन एलिजाबेथ इन इंग्लैंड, Henry IV in France lived in a world where almost everybody was fanatical. एलिजाबेथ जब थी इंग्लैंड की महारानी, हेनरी IV थे जब फ्रांस के किंग, तो इनके समय जो इनकी सोसाइटी थी वो पूरी तरह से फैक्शंस में बटी हुई थी, आपसी प्रतिद्वंदिता वाले, आपसी नफरत वाले ग्रुप्स के अंदर बटी हुई थी, जो रिलीजन के नाम पर बुरी तरह से बटे हुए थे, आइदर ऑन द प्रोटेस्टेंट और ऑन द कैथोलिक साइड। कुछ इंग्लैंड के अंदर अगर देखें तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो नंबर्स में ज्यादा थे और वो कैथोलिक्स के ऊपर बहुत सारे परसिक्यूशन, अत्याचार कर रहे थे। फ्रांस में स्थिति अपोजिट थी। लेकिन बोथ एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ और हेनरी IV रिमेन्ड फ्री फ्रॉम द एरर्स ऑफ देयर टाइम, एंड दोनों ने अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखी, फोर्स कम रखा, अपने आप को डिटैच रखा उस समय के लोगों की गलतियों से, बाय रिमेनिंग फ्री वर बेनिफिशिएंट एंड सर्टेनली नॉट इनइफेक्टिव।
तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेजरमेंट फेल हो जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इंग्लैंड की ग्रेटेस्ट क्वीन गिनी जाती हैं, जिनके टाइम में इंग्लैंड ने ग्लोरियस स्टेटस अचीव करा, हेनरी फोर्थ जो फ्रांस के सबसे ग्रेट किंग गिने जाते हैं, उन्होंने शो करा अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम, फोर्स मिनिमम, ये कॉम्बिनेशन इफेक्टिव हो सकता है। कंटेम्प्रेरी थोड़ा लेट एग्जांपल, अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनके टाइम में नॉर्थ और साउथ अफ्रीका के बीच में एक सिविल वार छिड़ा था ब्लैक्स के लेकर, स्लेव्स को लेकर, तो ही कंडक्टेड अ ग्रेट वार। बहुत लंबे टाइम तक ये सिविल वार चला, लगभग ऑलमोस्ट जो पूरा अमेरिका नेशन था वो डिवाइडेड था ऑन द इशू ऑफ स्लेव्स और ब्लैक्स, विदाउट एवर डिपार्टिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव कॉल्ड विजडम। लेकिन लिंकन ने कभी फोर्स को प्रायोरिटी नहीं दी, अंडरस्टैंडिंग की तुलना में उन्होंने अपने अपोजिशन वालों को भी बहुत उसके साथ ट्रीट करा। I have said that in some degree wisdom can be taught. तो इस तरह से wisdom को पढ़ाया जा सकता है। This teaching should have a larger intellectual element. और wisdom को पढ़ाने में जो intellectual element है वो ज्यादा important होना चाहिए than has been customary in what has been thought of as moral instruction. मॉरल इंस्ट्रक्शन का इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जो रेशो है वो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। जितना अभी है नैतिकता का रोल, उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक द डिजास्ट्रस रिजल्ट्स ऑफ हेट्रेड, नफरत के जो भयंकर विध्वंसकारी परिणाम हुए हैं, एंड नैरो माइंडेडनेस, और हमारी जो संकुचित सोच, केवल अपने लिए, अपनी सोसाइटी, अपने रिलीजन, अपनी कास्ट, अपने नेशन तक की सोच जो है, उसका जो डिजास्ट्रस, उसका जो विध्वंसकारी रिजल्ट परिणाम हुआ है, who feel them, जिन्होंने इसको सहा है, can be pointed out incidentally। जब आप टीच कर रहे हो इंटेलेक्चुअलिटी को, तब आप साथ में शो कर सकते हो व्हाट कैन बी द रिजल्ट, द आउटकम, परिणाम क्या हो सकता है अगर हम नैरो माइंडेडनेस, अगर हम हेट्रेड रखेंगे। तो उन लोगों का एग्जाम्पल लेकर आप समझा सकते हो इन द कोर्स ऑफ गिविंग नॉलेज। जब आप किसी वार के बारे में नॉलेज दे रहे हो कि किसका किसके खिलाफ युद्ध हुआ और उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ, तो प्लीज आपको साथ में यह भी मेंशन करना चाहिए कि इस परिणाम का सह परिणाम, इस परिणाम के साथ जो निकलने वाले साइड कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिन लोगों ने भुगता, उनके साथ क्या हुआ। I do not think that knowledge and morals ought to be too much separated. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न एजुकेशन की कि नॉलेज और मॉरलिटी को अलग अलग समझा जाता है, लेकिन रसेल के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग नहीं रखना चाहिए। इट इज ट्रू दैट द काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो हमें पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किल्स, हैज वेरी लिटिल टू डू विद विजडम। एक मैकेनिक को कैसे काम करना है, एक साइंटिस्ट को कैसे काम करना है, इकोनॉमिस्ट को कैसे काम करना है, उसके लिए विजडम की बजाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, ये रसेल मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही सप्लीमेंट होना चाहिए, इसके साथ ही यूज होनी चाहिए वाइडर सर्वेज, बहुत बड़े लेवल पर सर्वे कंडक्ट होने चाहिए टू पुट इन इट्स प्लेस इन द टोटल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इस नॉलेज का, इस स्पेसिफाइड नॉलेज का रोल डिसाइड होना चाहिए कि जो कंप्लीट कैनवास है ह्यूमन एक्टिविटीज का, उसके अंदर इस नॉलेज का रेशो, इस नॉलेज की प्लेस कहां तक होनी चाहिए। Even the best technicians should be good citizens. हर टेक्नीशियन जो अपने फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट है, उस टेक्नीशियन को एक गुड सिटीजन भी होना चाहिए। When I say citizens, तो I mean citizens of the world, not of a particular society, particular nation, but not of this or that sect or nation. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, विद एवरी इंक्रीज ऑफ नॉलेज, जैसे जैसे किसी फील्ड के अंदर नॉलेज का लेवल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव होते हैं, विजडम बिकम्स मोर नेसेसरी, वैसे वैसे विजडम का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी सच इंक्रीज, नॉलेज के अंदर छोटा सा भी इंक्रीज ऑगमेंट्स आवर कैपेसिटी, हमारी क्षमता को ऑगमेंट कर देता है, बढ़ा देता है। कौन सी कैपेसिटी? रियलाइजिंग आवर पर्पसेस, हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हम एक्चुअलाइज कर सकें, उनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें।
और अगर हमारे ये नॉलेज के साथ हमारे एम को अचीव करने का जो प्रोग्रेस है वो बढ़ जाता है, तो इसी के साथ खतरा इस चीज का भी बढ़ जाता है, आवर कैपेसिटी फॉर इविल। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है पावर आते ही या फिर नॉलेज आते ही हम किसी इविल की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, इफ आवर पर्पसेस आर अनवाइज। अगर हमारे अंदर वो विजडम लैक करती है तो हम इस नॉलेज का मिसयूज करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। द वर्ल्ड नीड्स विजडम। इस संसार को विजडम की जरूरत है as it has never needed it, because पहले नॉलेज भी लिमिटेड था, अब स्किल्स हाई हो गए हैं, we can do practically great harms अगर हमारे अंदर विजडम नहीं है। if knowledge continues to increase, इसी तरह से अगर नॉलेज बढ़ती चली गई, वर्ल्ड विल नीड विजडम। इस दुनिया को विजडम की जरूरत होगी even more than it does now। तो बेसिक बिल्कुल सिंपल प्रेमाइज, बिल्कुल सिंपल थियरी है रसेल की कि अगर इस संसार को एक बेटर वर्ल्ड टू लिव प्लेस, अ बेटर प्लेस टू लिव बनाना है तो नॉलेज इंक्रीमेंट से कुछ नहीं होगा, नॉलेज के साथ साथ विजडम को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट ऐसे। जो नॉलेज और विजडम ऐसे है वो कोशिश ट्राई करता है एक्सप्लेन करने की जो डिस्टिंक्शन है, जो अंतर है बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट, नॉलेज एंड विजडम। और ये प्रूव करता है कि व्हाइल दे आर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए, बट दे कांट बी कॉल्ड सिनोनिमस। मेन आर्ग्यूमेंट, जो मुख्य तर्क है रसेल का, नॉलेज अलोन, अगर आप सिर्फ नॉलेज के भरोसे हैं जिसमें विजडम नहीं है, इट कैन लीड टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। विजडम इज अ सेंस ऑफ एम्पैथी, एक प्रकार का सद्भाव दूसरों के प्रति। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर, आप अपने दिमाग के अंदर विजुलाइज करते हैं कि आपके एक्शंस का प्रभाव केवल आप या आपसे जुड़े हुए लोगों पर नहीं, बाकी लोगों पर भी क्या रहेगा, केवल आज नहीं कल क्या रहेगा, आउटकम ऑफ एक्शन एंड कंसिडरिंग द वेल-बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी as a whole. Russell encourages the cultivation of both knowledge and wisdom. नॉलेज को तो बढ़ना ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नॉलेज जरूरी है, लेकिन इसके साथ विजडम को भी बढ़ाना होगा ताकि अचीव कर सकें एक बैलेंस्ड लाइफ। विजडम इज द एसेंशियल, ये अनिवार्य है फॉर गाइडिंग द यूज ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज लगातार इंक्रीज हो रही है उसको किस तरह से बेस्ट वे में यूज कर सकें टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड्स, ताकि इस वर्ल्ड को पॉजिटिव एंड्स दे सके। सो दो फ्रेंड्स, ये था आज का ऐसे, थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, लंबा हो सकता है वीडियो हो गया हो, आप आराम से सुनिए, समझिए, एंजॉय कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।